एडुकेनॉमिक्स में आपका स्वागत है, वेयर इकोनॉमिक्स मीट्स एजुकेशन। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या आप भी इस बार झारखंड से बीएड एमएड या बीपीएड करना चाहते हैं और उसका एंट्रेंस एग्जाम जो है उसको भी अप्लाई कर दिए हैं, तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर है पार्ट 2। आज इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाकर के भी उसको देख सकते हैं। जल्दी से देख लेंगे कि व्हाट वी लर्न टुडे, आज हम लोग क्या सीखेंगे। यानी कि इस लेक्चर को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो किन किन चीजों को आप जान सकेंगे। क्या है? अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग अप्रोच, मॉडर्न एजुकेशनल इनिशिएटिव, एफएलएन, निष्ठा, दीक्षा, ये सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही सोशल इमोशनल लर्निंग जो होता है, इंटेलिजेंस, इफेक्टिव क्लासरूम एंड ग्रुप मैनेजमेंट, ये सभी को आप समझ सकेंगे। ये क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2025 के जो पार्ट 2 है, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चंस है, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित कर दी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपको क्या करना है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो, जो आपको करेक्ट लगे, उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण है, ओके, जो एटीट्यूड है, वो सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन हो गया कि द लेवल ऑफ एजुकेशन अचीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त शिक्षा का स्तर। क्या ये जो है, ये शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है। या फिर जो बी ऑप्शन है वो क्या है, ए पर्सन्स फीलिंग्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के प्रति किसी व्यक्ति की भावनाएं, विश्वास और व्यवहार। क्या ये जो ऑप्शन है ये आपका जो एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित कर रहे हैं? ऑप्शन सी है द एबिलिटी टू मेमोराइज एजुकेशनल कंटेंट, यानी कि शैक्षिक सामग्री को याद रखने की क्षमता। और डी ऑप्शन है द नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड इन स्कूल, यानी कि विद्यालय में बिताए गए वर्षों की संख्या। तो ये 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट है आपको वो बताना है। देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है कि ए पर्सन्स फीलिंग्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के प्रति किसी व्यक्ति की भावनाएं, विश्वास और व्यवहार। यही जो है ये किसके बारे में बात करता है, जो आपका एटीट्यूड्स है टुवर्ड्स एजुकेशन, उसके बारे में ये सबसे सटीक बात करता है। यानी कि एटीट्यूड जो होता है, एटीट्यूड इज नॉट अबाउट हाउ मेनी इयर्स यू स्टडीड, आप कितना वर्ष पढ़ चुके हैं वो नहीं होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, आप किस तरह से उसको फील कर रहे हो और किस तरह से आप उसको विश्वास करते हैं, ये होता है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, जो शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं, कैन लीड टू। आपको ये 4 ऑप्शन है, ये 4 में से आपको बताना है कि जो सही उत्तर है वो कौन सा है। आप कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट्स, यानी कि स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि। क्या कोई स्टूडेंट्स या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जब स्कूल को छोड़ते हैं, उस दर में, उस रेट में जब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाता है, क्या वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है एजुकेशन के प्रति? फिर पैसिव लर्निंग, यानी कि निष्क्रिय अधिगम, कोई भी बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, पैसिव लर्निंग है वो, मतलब पैसिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या ये जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाता है? सी है आपका रिड्यूस क्लासरूम एंगेजमेंट, यानी कि कक्षा में कम जुड़ाव, बच्चे क्लासरूम से कम एंगेज होते हैं, कम जुड़ते हैं, क्या ये जो है ये पॉजिटिव एटीट्यूड है? या डी ऑप्शन है हायर मोटिवेशन एंड बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि उच्च प्रेरणा और बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन। क्या ये जो है, ये चारों में से आपको बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर। क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, हायर मोटिवेशन एंड बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी क्या है कि जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आप क्या करोगे, हायर मोटिवेशन और
बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। व्हेन स्टूडेंट लाइक्स लर्निंग, जब एक विद्यार्थी पढ़ने को यानी कि सीखने को तत्पर रहता है तो वो क्या होता है, वो मोटिवेटेड भी होता है और जिससे उसका रिजल्ट जो होता है वो भी बहुत अच्छे से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Which factor does not influence students attitude towards, ये नीचे 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका जो स्टूडेंट का है एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, शिक्षा के प्रति छात्रों का जो दृष्टिकोण है उसको प्रभावित नहीं करता है, ऐसा कौन सा कारक। आपके ऑप्शन है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, फिर है पीयर इन्फ्लुएंस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और डी है आई कलर ऑफ द स्टूडेंट। हिंदी में है कि शिक्षक छात्र का संबंध, साथियों का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति और छात्र के आंखों का रंग। इसमें से 4 में से कौन सा एक ऐसा कारक है जो आपका शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको प्रभावित नहीं करते हैं। क्लियर है। सही उत्तर देख लेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई कलर ऑफ स्टूडेंट। एक विद्यार्थी की आंखों का रंग कैसा है वो मायने नहीं रखता है कि वो उससे जो पढ़ाई है उससे प्रभावित होती है या नहीं होती है। स्टूडेंट्स आई कलर हैज नथिंग टू डू विद देयर ब्रेन और हाउ दे फील अबाउट स्कूल, यानी कि वो स्कूल के बारे में कैसा सोचता है, उसका ब्रेन कैसे काम करता है, ये कहीं भी इससे जुड़ा हुआ नहीं है कि उसके आंखों का रंग कैसा है। फिजिकल फीचर्स जैसे आंखों का रंग स्टूडेंट की लर्निंग या एटीट्यूड पर कोई भी असर नहीं डालता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन टीचर्स हेल्प टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन अमंग स्टूडेंट, यानी कि छात्रों में शिक्षा के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है वो विकसित करने के लिए शिक्षक कैसे मदद कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, क्या क्या है। ए नंबर पे बाय इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ओनली, यानी कि केवल सख्त अनुशासन लागू करके। बाय यूजिंग पनिशमेंट एज ए मोटिवेटर, यानी कि प्रेरक के रूप में दंड का उपयोग करके। बाय क्रिएटिंग एन एंगेजिंग एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि एक ऐसा आकर्षक और व्यस्त और सहायक शिक्षण वातावरण बनाकर। ओके। और ऑप्शन डी क्या है, बाय इग्नोरिंग स्टूडेंट्स इमोशनल नीड, छात्रों की जो भावनात्मक आवश्यकता होती है उसको नजरअंदाज कर। 4 ऑप्शन में से जो आपको बेस्ट लगे आप कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चंस क्या पूछा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक टीचर जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड शिक्षा के प्रति स्टूडेंट के अंदर कैसे डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव बोला है तो आपको इसमें से जो पॉजिटिव है आपको वही ढूंढना है। तो बाय एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ओनली, यानी कि केवल सख्त अनुशासन, सख्त अनुशासन हम लागू करेंगे तो वहां पर बच्चे क्या हो जाएंगे, वो उसके ऊपर आप डिक्टेटर बन जाएंगे, यानी कि आप उसको फोर्सफुली काम को कराएंगे। ठीक है, वहां पर वो खुद इंडिपेंडेंट या फिर फ्रीडम फील नहीं करेगा। ऑप्शन बी क्या है, बाय यूजिंग पनिशमेंट एज ए मोटिवेशन, आप मोटिवेशन के रूप में पनिशमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं, बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं। वो नेगेटिव मोटिवेशन के हिसाब से काम करता है, जो आपका क्या होता है बच्चे में हो सकता है कि वो आगे चल के ट्रॉमा बन जाए। ठीक है, बाय क्रिएटिंग एन एंगेजिंग एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ये एक पॉजिटिव आपका ऑप्शन है कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं जो सपोर्टिव होगा, बच्चे को सपोर्ट करेगा और साथ ही एंगेजिंग होगा, सब मिल करके काम करेंगे। ऑप्शन डी क्या है, बाय इग्नोरिंग स्टूडेंट्स इमोशनल नीड्स, जो बच्चे का भावनात्मक आवश्यकता होता है उसको इग्नोर करके, तो आप उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे जो बेस्ट आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाय क्रिएटिंग एन एंगेजिंग एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जहां पर बच्चे आसानी से और सपोर्टिव तरीके से सीख सके चीजों को। तो यहाँ पर टीचर शुड मेक द क्लासरूम फन एंड सपोर्टिव इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग पनिशमेंट, आप सिर्फ और सिर्फ दंड देना ही सही नहीं होगा, आपको एक ऐसा सपोर्टिव और एंगेजिंग क्लासरूम बनाना पड़ेगा जहां पर बच्चे आसानी से फ्रीडमली वो चीजों को सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म एटीट्यूड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी प्राइमरीली रिफर्स टू, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान में जो दृष्टिकोण शब्द है उसका मुख्य रूप से संदर्भित है, क्या संदर्भित करते हैं। आपके ऑप्शन है ए नंबर पे है कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता, बी है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सी है मेंटल प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड ए पर्टिकुलर आइडिया और ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी विशेष विचार या वस्तु के प्रति मानसिक पूर्वाग्रह या झुकाव, और डी है फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास। उत्तर देख लेंगे इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन ए, मेंटल प्रीडिस्पोजिशन
टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर आइडिया और ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी विशेष विचार या वस्तु के प्रति मानसिक पूर्वाग्रह। देखिए एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है एक प्रकार का मेंटल हैबिट कि आप किस तरह से सोचते हो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या ऑब्जेक्ट को लेकर के। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को देखना या उस पर रिएक्ट करना, जिससे आप क्या करेंगे कि पहले से वो जो है आपका बना हुआ रहेगा, उस तरह का उसको हम लोग कहते हैं एटीट्यूड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरपर्सनल संचार या पारस्परिक संचार में शामिल क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या है? टॉकिंग टू वनसेल्फ यानी कि खुद से बात करना, राइटिंग ए डायरी, डायरी लिखना, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन विथ अदर्स, दूसरों के साथ मौखिक और गैर मौखिक बातचीत, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। यह है 4 ऑप्शन। क्लियर है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है आपको यह बताना है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंटरपर्सनल क्या होता है। यहाँ पर एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। ठीक है? इंटर मतलब जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो, और इंट्रा का मतलब होता है कि एक व्यक्ति है वो खुद से सेल्फ, खुद के साथ बातचीत कर रहा है या खुद को समझ रहा है, तो वो हो जाएगा इंट्रा। इंट्रा मतलब स्वयं के अंदर, और इंटर मतलब होता है आपस में, यानी कि दो या उससे अधिक अधिक उससे ज्यादा लोगों के साथ जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो इंटर कम्युनिकेशन हो जाता है। ओके, और इंट्रा क्या हो जाता है? जब आप खुद से सेल्फ के साथ आप बात कर रहे हो। क्लियर है? इसका उत्तर देख लेंगे। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन विद अदर्स। अदर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंटर की बात कर रही है। इंटर मीन्स क्या हो गया? बिटवीन पीपल, लोगों के बीच, दो या दो से अधिक लोगों के बीच जब आप बात करते हैं तो वो इंटरपर्सनल हो जाता है। वहीं आप जब किसी एक व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं यानी कि स्वयं के साथ बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका इंट्रापर्सनल। ओके, होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। जब दो या दो से ज्यादा लोगों को आपस में बात या इशारों से वो संवाद करते हैं, सॉरी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रापर्सनल स्किल। अब आ गया इंट्रापर्सनल। दो लगातार देखिए, दो क्वेश्चन आया है, एक इंटर और एक इंट्रा, दोनों ही है। क्या है? ऑप्शन टीम वर्क, बी ऑप्शन है एक्टिव लिसनिंग, सी ऑप्शन है सेल्फ अवेयरनेस, और डी ऑप्शन है नेगोशिएशन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? आपका सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता। इंट्रा का मतलब क्या होता है? इनसाइड योर सेल्फ, आप खुद से बात कर रहे हो, जैसे सेल्फ अवेयरनेस हो गया। नोइंग योर ओन फीलिंग्स, आप खुद का फीलिंग्स को समझते हो उसको, तब आप क्या कहेंगे? वो इंट्रापर्सनल स्किल हो गया। ठीक है? जैसे यहां पर क्या बात हो रहा है कि इंट्रा का मतलब जो है, इंट्रा का मतलब जो है वो क्या होता है? स्वयं के अंदर अपने आप को समझना इंटरपर्सनल स्किल्स है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस दैट इंक्लूड इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स। देखिए लगातार 3 क्वेश्चन आया है इसी से रिलेटेड। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को किसने पेश किया, जिसमें इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल शामिल है? 4 ऑप्शन है। कार्ल रोजर्स, डेनियल गोलमैन, फिर है जीन पियाजे और अब्राहम मैस्लो। आपको बताना है सही उत्तर क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? डेनियल गोलमैन। वो क्या किए थे? डेनियल गोलमैन मेड द आइडिया ऑफ ईक्यू। ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल कोशिएंट। जैसे हम लोग आईक्यू का बात करते हैं वैसे ही यहाँ पर ईक्यू का बात होती है। फेमस ऑल ओवर ऑफ द वर्ल्ड। इन्हीं ने ही जो डेनियल गोलमैन है, यही क्या किए थे? जो ईक्यू है, इमोशनल कोशिएंट है, उसको फेमस किए थे। और इसी के बीच में उन्होंने दोनों ही इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों ही स्किल के बारे में बात की है। ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सेल्फ रेगुलेशन इज ए पार्ट ऑफ विच स्किल सेट। कौन से स्किल सेट के अंदर जो है सेल्फ रेगुलेशन जो है वो आता है? स्व नियमन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन किस कौशल सेट का एक हिस्सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या है? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, टेक्निकल और लिंग्विस्टिक। देखिए कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है इसी से रिलेटेड। ये आपका हर बार जो बीएड्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है,
हर बार ये जो इंटर और इंट्रा कम्युनिकेशन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सेल्फ का बात आ रहा है तो हमेशा इंट्रा को हम लोगों को ध्यान रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इंट्रा पर्सनल। Controlling your own anger or emotions is an intrapersonal skill because it happens inside you, क्योंकि ये आपके अंदर होती है। क्लियर है? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अपने इमोशंस और बिहेवियर को खुद कंट्रोल करना, क्योंकि ये इंसान के अंदर अपने अंदर की प्रोसेस होती है, इसलिए इसको हम लोग इंट्रापर्सनल स्किल कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, विच इंटेलिजेंस टाइप इन गार्डनर्स इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग अदर्स, यानी कि गार्डनर का सिद्धांत में किस बुद्धिमत्ता प्रकार में दूसरों को समझना शामिल है? चार ऑप्शन है, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, लॉजिकल और इंट्रापर्सनल। तो गार्डनर का कौन सा थ्योरी हो जाएगा यहाँ पर? तो इंटरपर्सनल में आपका, एक सेकेंड, इंक्लूडिंग आदर्श है, हाँ आदर्श है तो आपका इंटरपर्सनल का वो बात करेगा। देखिए इंटरपर्सनल, interpersonal intelligence is the ability to understand and get along with other people। हावर्ड गार्डनर की थ्योरी के मुताबिक क्या होता है? जो इंटरपर्सनल होता है इंटेलिजेंस, वो होती है जिसमें हम एक दूसरे जो दूसरे लोग हैं उसके मूड्स, उसका फीलिंग और उसका इरादा को समझते हैं और उनसे सही से हम लोग संवाद कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका इंटरपर्सनल। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ग्रुप मैनेजमेंट इन ए क्लासरूम रिफर्स टू, यानी कि एक कक्षा में समूह प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? चार ऑप्शन है, एक है क्या है आपका यहाँ पर, पनिशिंग स्टूडेंट इन ग्रुप्स, क्या छात्रों को समूह में दंडित करना। फिर है आपका ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट इनटू फिक्स्ड रो, एक छात्र को निश्चित पंक्तियों में व्यवस्थित करना। सी है हैंडलिंग ग्रुप एक्टिविटी एंड इंश्योरिंग कोऑपरेटिव एमंग स्टूडेंट, यानी कि समूह गतिविधि को संभालना और छात्रों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना। और डी है असाइनिंग ग्रुप होमवर्क ओनली, या फिर केवल समूह होमवर्क देना। ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो सही उत्तर है वो क्या है। क्या है क्वेश्चन? क्या है? ग्रुप मैनेजमेंट इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में ग्रुप मैनेजमेंट जो है वो क्या है? देख लेंगे क्या है सही उत्तर इसका। तो हैंडलिंग ग्रुप एक्टिविटीज एंड एंश्योरिंग कोऑपरेशन एमंग स्टूडेंट, यानी कि समूह गतिविधि को संभालना और छात्रों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका क्लासरूम के अंदर। इट इज अबाउट मेकिंग श्योर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर, वो आपस में काम करें नाइसली ड्यूरिंग एक्टिविटीज, किसी भी कार्यक्रम में किसी भी कार्य को वो लोग आपस में कोऑपरेटिव होकर के आपस में वो लोग काम को अच्छे तरीके से करें। ग्रुप मैनेजमेंट का असली मकसद क्या होता है? बच्चों को मिलकर काम करना सिखाना और एक्टिविटीज को स्मूथली चलाना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इफेक्टिव ग्रुप मैनेजमेंट? आप इफेक्टिव ग्रुप मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे? उसका जो पहला स्टेप है आपको वो बताना है, यानी कि प्रभावी समूह प्रबंधन में पहला कदम क्या है आपको ये बताना है। गिविंग पनिशमेंट, दंड देना। इस्टेब्लिशिंग क्लियर गोल्स एंड रूल्स, स्पष्ट लक्ष्य और नियम स्थापित करना। इग्नोरिंग ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि समूह संघर्षों को नजरअंदाज करना। डिवाइडिंग स्टूडेंट्स रेंडमली, यानी कि छात्रों को बेहतरीन ढंग से विभाजित करना। क्लियर है? देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो एस्टेब्लिशिंग क्लियर गोल्स एंड रूल्स, आप जब तक स्पष्ट लक्ष्य और नियम स्थापित नहीं करेंगे तब तक बच्चे जो है वो उसको भी क्लियर चीजों के बारे में पता नहीं चलेगी। बिफोर स्टार्टिंग ए टीचर मस्ट सेट क्लियर गोल, उसको क्लियर गोल सेट करना चाहिए। सो एवरी स्टूडेंट नो व्हाट्स टू डू, तो सबको पता चलेगा कि आखिर करना क्या है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन डेवलपिंग लीडरशिप स्किल अमंग स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में नेतृत्व कौशल, लीडरशिप क्वालिटी जो है उसको डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, मदद करता है? क्या है ऑप्शन? ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट वर्क, मेमोराइजेशन टास्क, रोट लर्निंग और ओनली इंडिविजुअल असाइनमेंट। समूह चर्चा और प्रोजेक्ट कार्य, याद करने का कार्य, रटकर सीखना और केवल व्यक्तिगत असाइनमेंट। ये चारों में से सबसे बेस्ट जो है वो आपको कमेंट कर देना है। देख लेते हैं एक बार सही उत्तर।
तो ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट वर्क जो है, यानी कि समूह चर्चा और प्रोजेक्ट कार्य, इससे क्या हो जाता है, बच्चे में स्टूडेंट ए चांस टू लीड, बच्चे को लीड करने का अवसर मिलता है। मेक डिसीजन, वो निर्णय ले सकते हैं, और साथ ही वो आपका टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले सकता है, जिम्मेदारी ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच थ्योरिस्ट, कौन सा थ्योरिस्ट प्रपोज किया था द हायरार्की ऑफ नीड्स, किस सिद्धांतकार ने सीखने में भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकता पर जोर देते हुए आवश्यकता के पदानुक्रम का प्रस्ताव रखा। विच थ्योरिस्ट प्रपोज्ड द हायरार्की ऑफ नीड्स, इंफेसाइजिंग, किसके ऊपर जोर देता है, इमोशनल एंड सोशल नीड्स इन लर्निंग, सीखने में। ये चार ऑप्शन आपके पास, क्या है, पहला एरिक इरिक्सन, कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो और जीन पियाजे। तो हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दिया था, वो दिए थे अब्राहम मैस्लो ने। क्लियर है? Abraham Maslow said that students cannot learn well if their basic and emotional needs are not met। इसका मतलब है कि एक बच्चे जो है वो बेसिक और इमोशनल जरूरतें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक वो सही तरीके से सीख नहीं पाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, इमोशनल एडजस्टमेंट, यानी कि भावनात्मक समायोजन प्राइमरीली रिफर्स, किसको मुख्य रूप से संदर्भित करते हैं। चार ऑप्शन है, क्या है, एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स इजीली, मैनेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस अप्रोप्रिएटली, स्कोरिंग वेल इन एग्जाम और फॉलोइंग स्कूल रूल्स। हिंदी में देख लेंगे, आसानी से दोस्त बनाने की क्षमता, भावनाओं को उचित तरीके से प्रबंधित करना और व्यक्त करना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, और डी है स्कूल के नियमों का पालन करना। तो इमोशनल एडजस्टमेंट हम लोग किसको कहेंगे, जब हम भावना को उचित तरीके से प्रबंध कर सकेंगे और उसको एक्सप्रेस कर सकेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा यहां पर इमोशनल एडजस्टमेंट, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, मैनेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशनल अप्रोप्रिएटली, भावनाओं को उचित तरीके से प्रबंधित करना और व्यक्त करना। इट मीन्स बीइंग एबल टू हैंडल योर फीलिंग्स इन ए हेल्दी एंड स्टेबल वे। इसका मतलब क्या है कि अपनी फीलिंग्स को समझना और उन्हें सही ढंग से कंट्रोल या जाहिर करना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छा शिक्षक वो होते हैं, कौन होते हैं, जो, चार ऑप्शन है, फोकसेस ओनली ऑन हाई अचीवमेंट, केवल उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों पर ध्यान केंद्रित करता है। बी है, इज रिजिड विथ टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों के साथ कठोर होता है। सी ऑप्शन है, अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट्स टू डिफरेंट लर्नर नीड्स, शिक्षार्थियों की विभिन्न स्तरों जरूरतों को समझता है और उनके अनुसार खुद को ढाल लेता है। और डी है, स्टिक्स ओनली टू द टेक्स्ट बुक, केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित रहता है। एक अच्छा शिक्षक कौन होते हैं, जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जैसे अंडरस्टैंड्स एंड एडॉप्ट्स टू डिफरेंट लर्नर्स नीड्स, यानी कि शिक्षार्थियों की विभिन्न स्तर जरूरतों को समझता है और उनके अनुसार खुद को ढाल लेता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, एक गुड टीचर चेंज देयर स्टाइल, वो अपना स्टाइल को चेंज करता है टू हेल्प एवरी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को मदद करने के लिए। बिकॉज एवरी चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सीखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलता है हर बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में जो व्यक्तिगत अंतर होती है उसको समझना एक शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। आपके ऑप्शन है, टू लेवल स्टूडेंट इजीली, मतलब स्टूडेंट के ऊपर हम ठप्पा या लेवल लगा सके कि हाँ ये इसको ये आता है, इसको नहीं आता है, कौन स्लो लर्नर है, कौन बहुत फास्ट लर्नर है, तो इस तरह का सिर्फ लेवल करने के लिए। ऑप्शन बी है, टू अप्लाई वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग, यानी कि एक ही प्रकार का जो शिक्षण है उसको सभी के लिए लागू करना। क्या इसके लिए शिक्षक को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस की। सी ऑप्शन है, टू टेलर टीचिंग टू मीट इजी ईच चाइल्ड्स नीड, यानी कि प्रत्येक बच्चे की जरूरत को पूरा करने हेतु शिक्षण को अनुकूल करने के लिए, क्या ये जो है ये एक जो टीचर है उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानने के लिए ये चीज हेल्पफुल होता है।
या टू सिंप्लीफाई असेसमेंट यानी कि आकलन को सरल बनाने के लिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, टू टेलर टीचिंग टू मीट ईच चाइल्ड्स नीड्स, प्रत्येक बच्चे की जरूरतों को पूरा करने हेतु शिक्षण को अनुकूलित करने के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। टीचर्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चे जो है वो यूनिक होते हैं, ये टीचर को जरूर बहुत ही जरूरत है ये समझना कि प्रत्येक बच्चे जो है वो आपस में यूनिक है। दे कैन प्लान लेसन्स दैट सूट एवरीवन, वो इस तरह से लेसन प्लान को बनाए कि वो जो है सबके लिए वो सूट करे। इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने से टीचर जो है वो हर बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से पढ़ा सकते हैं। आपको बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चल जाएगा और आप उस हिसाब से अपने लेसन प्लान को कैटर कर सकते हैं, बना सकते हैं आगे चल करके। टीचिंग इज, जो अगला है क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, टीचिंग इज कंसिडर्ड ए प्रोफेशन बिकॉज, मतलब शिक्षण जो है उसको एक पेशा माना जाता है। क्यों पेशा माना जाता है, एक प्रोफेशन क्यों माना जाता है? चार ऑप्शन है, क्या क्या है। इट रिक्वायर्स ए डिग्री, क्योंकि इसके लिए डिग्री की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है, इट इज फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, क्योंकि इसमें काम करने का जो घंटा है वो तय होता है। इट इज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और डी है, इट इन्वॉल्व्स ए कोड ऑफ एथिक्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, इसमें नैतिकता, जिम्मेदारी और निरंतर सीखने की एक संहिता शामिल होती है। क्या ये जो है ये इंपॉर्टेंट है? तो देख लेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा आपका, इट इन्वॉल्व्स ए कोड ऑफ एथिक्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, इसमें नैतिकता, जिम्मेदारी और निरंतर सीखने की एक संहिता शामिल होती है। इट इज ए प्रोफेशन बिकॉज इट हैज रूल्स, क्योंकि इसमें एथिक्स होती है, रूल्स होती है। एंड रिक्वेस्ट टीचर्स टू कीप लर्निंग एवरी डे, और शिक्षक को क्या होता है, रेगुलर डेली पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ नौकरी नहीं होता है, बल्कि उसमें इथिक्स और लार्ज और लगातार अपग्रेड होना जरूरत होता है। उसमें जरूरी होता है कि उसमें लगातार जो है वो अपग्रेड होता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, क्या है, व्हाई इज इंटरेस्ट इन टीचिंग कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर ए टीचर एजुकेशन एडुकेटर। Why is interest in teaching considered essential for a teacher educator? यानी कि एक टीचर एडुकेटर के लिए जो शिक्षण में रुचि है वो क्यों आवश्यक मानी जाए। आपके ऑप्शन है, इट एंश्योर्स हायर सैलरी प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि यह उच्च वेतन संभावनाओं को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी है, इट प्रमोट्स बेटर क्लासरूम डिसिप्लिन, यह बेहतर कक्षा अनुशासन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी है, इट लीड्स टू इफेक्टिव टीचिंग एंड स्टूडेंट मोटिवेशन, यह प्रभावी शिक्षण और छात्र प्रेरणा की ओर ले जाता है। और डी है, इट रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड, यह प्रशासनिक कार्यभार को कम करता है। तो आखिर एक टीचर एडुकेटर के लिए शिक्षण में रुचि जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है? उत्तर देख लेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इट लीड्स टू इफेक्टिव टीचिंग एंड स्टूडेंट मोटिवेशन, यह प्रभावी शिक्षण और छात्र प्रेरणा की ओर ले जाती है। इफ ए टीचर्स लव टीचिंग, अगर एक शिक्षक जो है वो उसको पढ़ाना पसंद रहेगा, देयर स्टूडेंट्स विल फील एक्साइटेड, और उनकी जो बच्चे होंगे, उसके जो स्टूडेंट्स होंगे वो एक्साइटेड रहेंगे हमेशा और इंस्पायर रहेंगे सीखने के प्रति। ये है लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 20, ए टीचर एडुकेटर विथ ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन टीचिंग इज लाइकली टू, यानी कि शिक्षण में गहरी रुचि रखने वाले टीचर एडुकेटर की संभावना है, क्या क्या संभावना है, फोकस ऑन देयर ओन करियर ओनली, क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करते हैं। रिलाई ऑन आउटडेटेड टीचिंग टेक्निक, जो पुराने शिक्षण तकनीक होते हैं वो सिर्फ उस पर निर्भर रहते हैं। सी नंबर ऑप्शन है, प्रीफर टू वर्क इन आइसोलेशन, अकेले में काम करना पसंद करना। और ऑप्शन डी, एनकरेज स्टूडेंट रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ, छात्रों के चिंतन और विकास को प्रोत्साहित करना, यानी कि एक टीचर के अंदर जो अपने टीचिंग को लेकर के स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टेड रहेंगे वो किस तरह के होंगे। ठीक है, आपके ऑप्शन है, सॉरी आपके आंसर हो जाएगा यहाँ पर, एनकरेज स्टूडेंट रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ, यानी कि छात्रों के चिंतन
और उसके विकास को प्रोत्साहित करना ये बहुत ही जरूरी है। एक टीचर को जब वो स्ट्रांगली झुका रहेगा शिक्षा के प्रति, टीचर्स who love their job always encourage students to think deeply and grow. इंटरेस्टेड टीचर हमेशा चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स सोचे, रिफ्लेक्ट करें और आगे बढ़ें। क्लियर है? तो ये था आपका टोटल 20 क्वेश्चंस, और इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग 20 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन टीचिंग जो एप्टीट्यूड के हैं वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ऑलरेडी कवर्ड, देखिए आज तक इस प्लेलिस्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर कर लिया। तो 2025 का जो हिंदी का PYQs है, इंग्लिश का PYQs है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 1 है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 2 हो गया, रीजनिंग का पार्ट 1 हो गया, रीजनिंग का पार्ट 2 हो गया, यानी कि पूरा का पूरा 2025 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो हम लोग टोटल एनालिसिस कर चुके हैं डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको इसका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग जो जो 2024 का जो PYQs है 2024 का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें भी आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल PYQs जो है उसको एनालिसिस करेंगे एक एक करके और विथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो प्लेलिस्ट है आप इसको पूरा देखिए, इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ा हुआ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको 3 साल का 2025, 24 और 23 का टोटल क्वेश्चन विथ एनालिसिस एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। इंटरनेट एग्जाम से जुड़ी हुई जो जरूरी जानकारी है वो भी मिल जाएगी। तो ये जो प्लेलिस्ट है ये आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा जो बेल आइकन है उसको, ताकि जैसे ही कुछ नया वीडियोस ऐड किया जाएगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप उसको लाइक करेंगे, आपको कुछ डाउट या कुछ सजेशन है तो आप जरूर कमेंट करें। साथ ही उन बच्चों तक, उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आप हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, जो टेलीग्राम है, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी का जो लिंक है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप अबाउट सेक्शन में जा करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ऑल द बेस्ट। अपना तैयारी को जारी रखिए। आज के लिए इतना ही।